हेलो बच्चा लोग, दिस इज द यूट्यूब चैनल ऑफ मृत्युंजय एकेडमी और आप हैं अपने शिवांशु सर के साथ। ठीक है, तो प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने कहाँ तक कंप्लीट कर लिया था? न्यूमेरिकल्स कुछ देखे थे, कह सकते हो कुलाम्स फोर्स तक पढ़ा था। हाँ, क्या चीज़ पढ़ी थी, इस चीज़ पे आते हैं। बेसिकली अभी तक आप सिर्फ ये जानते हैं कि F इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। सिंपली इतना मैंने पढ़ाया था। ठीक है, जिसमें से मैंने कहा था आपको कि इसकी जो चर्चा है, ये जो मैं एप्सिलॉन नॉट बोलता हूं, क्या बोलते हैं इसको? एप्सिलॉन बोलते हैं इसको। ठीक है, हाँ, ये जो एप्सिलॉन नॉट है, आप इसको नॉट कह सकते हो, आप इसको जीरो कहो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आज इसकी चर्चा करेंगे। ठीक है, इसके बेसिस पे न्यूमेरिकल लगवा दिया मैंने, न्यूमेरिकल की सीट दे दी है। ठीक है, जाओ जा करके वहां से जितने ज़्यादा न्यूमेरिकल हो सके उतना ज़्यादा कंप्लीट करो। मेरे हिसाब से कुछ बच्चों ने कर भी लिए होंगे, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, जो नहीं हुए हैं उनका भी बहुत जल्दी मैं सारे क्वेश्चनों को एक साथ बताने वाला हूं कि कैसे होंगे या कैसे नहीं होंगे। ठीक है, तो आज चर्चा करते हैं एप्सिलॉन नॉट की। देखो मेरी बात को सुनो, अगर मैं कहता हूं कि किन्हीं दो चार्जों को अपन वैक्यूम में रखें, वैक्यूम में, कहां? वैक्यूम में, वैक्यूम कहो या इसी को अपन इसमें फिजिक्स में कह सकते हैं फ्री स्पेस बोल देते हैं। देखो क्या मीनिंग है, इस चीज को समझो। या फिर तुम कह सकते हो एयर, लेकिन ध्यान रहे एयर और फ्री स्पेस दोनों ही अलग अलग होते हैं। ठीक है, लेकिन तुमको कहीं ना कहीं ये दोनों कॉमन मिलेंगे। उसकी चर्चा क्या है वो तुमको धीरे से समझा दूंगा। अब मेरी बात को सुनो, दो चार्ज लिया, वैक्यूम मतलब ऐसी जहां पे कुछ भी ना हो, मतलब कि कुछ भी ना हो। जैसे हम खड़े हैं और तुम लोग लेक्चर देख रहे हो तो फोन वगैरह सारी चीजें हैं, सराउंडिंग में कुछ भी ना हो, उसको अपन बोलते हैं वैक्यूम। ठीक है, निर्वात, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? इसको हिंदी में निर्वात बोला जाता है। ठीक है, चलो मैंने कहा कि एक चार्ज यहां है जिसका नाम अपन ने Q1 दिया था और एक चार्ज यहां है जिसको तुम लोगों ने नाम Q2 दिया था। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में अगर मैं फोर्स निकालता था, सपोज द डिस्टेंस r, जो फोर्स आता था वो कितना आता था? F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब समझो मेरी बात को, जो ये फोर्स है ये जो निकाल रहे हैं ये किसके लिए? फ्री स्पेस के लिए है, समझे? यानी कि अब देखो सेम बॉडी, मान लो ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। ठीक है, तो ये आपस में क्या करेंगे? रिपल्सन फील करेंगे। ये वाला इसको इधर भगाएगा और ये वाला इसको इधर भगाएगा। ठीक है, और जो फोर्स भगाने में काम आएगा वो इतना होगा। ठीक है, अच्छा, अब हमको इन चीजों पर ध्यान देना है कि चलो ठीक है, फ्री स्पेस के लिए तो फोर्स ये है। अब अगर मान लो बच्चों कि दो चार्ज जो हैं, एक चार्ज मान लो यहां है Q1 और इसके बीच में अपन कुछ रख दें। ठीक है, इसके बीच में अपन कुछ भी रख दें, सपोज दैट कुछ भी मान लो इसको। ठीक है, मान लो कोई सीट रख दी या फिर मान लो लकड़ी का गुटका रख दिया, या आप जो चाहो उसको वो रख लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। यहां पे मैंने कुछ रख दिया, दैट्स द मीनिंग। यहां पे मैंने एक मीडियम को एज्यूम कर लिया, यानी कि मैं मान लिया कि अब यहां पर एक मीडियम है, एक चार्ज यहां है, एक चार्ज यहां है। ठीक है, डिस्टेंस अभी भी वही, इन दोनों चार्जों के बीच की डिस्टेंस जो है r है। क्या अभी भी इन दोनों के बीच जो फोर्स आएगा वो F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर ही होगा? ठीक है, तो आंसर है कि ये जो फोर्स यहां पर आता था वैक्यूम में, अगर कोई मीडियम ला देंगे तो ये फोर्स नहीं आएगा। समझे? तो आज इसी पे चर्चा करते हैं कि दो चार्जों के बीच में अगर मीडियम ला दिया जाता है तो तब फोर्स पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। समझ रहे हो बात को? चलो देखो, तो हेडिंग लगाओ, कॉपी पेन उठाओ, तुरंत नोट्स वोट्स बनाना शुरू करो। ठीक है, कॉपी पेन लेकर के बैठा करो, जब भी पढ़ा करो कॉपी पेन लेकर के बैठा करो, अपना एक शेड्यूल में पढ़ाई किया करो, मतलब एक कह सकते हो अपना एक रूटीन बनाओ। ठीक है, जैसे मान लो कोचिंग जाते हो या स्कूल जाते थे तो एक कन्फर्म रहता था कि मुझे 7 बजे का स्कूल है तो 7 बजे स्कूल जाना ही जाना है। ठीक है, तो इसी प्रकार से रूटीन अगर चलता रहेगा तब तो ठीक है, अचीव कर लोगे अच्छी चीज़ें। अगर हिसाब से रूटीन नहीं रखोगे तो कहानी गड़बड़ाएगी। खैर, हेडिंग लगाओ, इफेक्ट ऑफ मीडियम बिटवीन द चार्जेस, ऐसे कह सकते हो। आप ये बोल सकते हो या फिर कह सकते हो बेसिकली हम मीडियम की चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, देखो अब क्या है इसको समझो। अगर किसी चीज के बीच में मीडियम लाया जाता है, ठीक, देखो, और मीडियम की बहुत डेप्थ में अगर चर्चा करेंगे तो अपन कैपेसिटर में करेंगे, यहां पे नहीं करेंगे। जैसे डाइलेक्ट्रिक वगैरह की जो चर्चा हम लोगों को करनी है, ठीक है, डाइलेक्ट्रिक का मतलब कहते हैं परावैद्युत हिंदी में। ठीक है, जो परावैद्युतांक वगैरह की जो चर्चाएं करनी है ये हम लोग करेंगे जाकर के कैपेसिटर वाले लेक्चर में।
ठीक है, अभी सिर्फ आप छोटी मोटी चीजें समझ लो, अभी हम कुछ छोटी मोटी चीजें डील कर लेंगे, बाकी डेप्थ में जाकर के हम लोग कैपेसिटर में समझेंगे जाकर के। ठीक है, अभी आओ, चलो आओ, कुछ मैं चीजें बताता हूं। जैसे देखो एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट इसको बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। हिंदी में कहा जाता है इसको निर्वात की विद्युतशीलता। ठीक है, ऐसे ही तुमको एक टर्मिनोलॉजी यूज होगी एप्सिलॉन एम। ठीक है, एप्सिलॉन एम या फिर कुछ किताबों में इसी को एप्सिलॉन भी लिख दिया जाता है। ध्यान दो मेरे प्यारे बच्चों, जो मैं बता रहा हूं उस चीज को ध्यान दो, एप्सिलॉन एम और एप्सिलॉन। ठीक है, कुछ किताबों में एप्सिलॉन एम को एप्सिलॉन लिख दिया जाता है, कुछ किताबों में एप्सिलॉन एम ही लिखा जाता है। दोनों का जो मीनिंग होता है उसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी। एब्सोल्यूट परमिटिविटी यानी कि निरपेक्ष की वैद्युतशीलता। हिंदी में अगर बोलूं तो निरपेक्ष की वैद्युतशीलता। ठीक है, आप एक टर्मिनोलॉजी और देखेंगे एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन आर या फिर कुछ किताबों में इसी को के लिखते हैं, कुछ बुकों में इसी को क्या लिखा जाता है, के लिख दिया जाता है। ठीक है, इसको अपन क्या बोलते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी या इसी को हिंदी में कहते हैं सापेक्ष विद्युतशीलता। सापेक्ष विद्युतशीलता या फिर रिलेटिव परमिटिविटी या फिर इसी को यानी कि के और एप्सिलॉन और को ही हम लोग डाइलेक्ट्रिक भी बोलेंगे। डाइलेक्ट्रिक या इसी को हिंदी में कहते हैं परावैद्युतांक। जैसे कि मैंने कहा कि डाइलेक्ट्रिक की भरपूर चर्चा अपने को करनी है, लेकिन कहाँ आगे जब आप एक संधारित्र करके चैप्टर है, कैपेसिटर है, चैप्टर नंबर कह सकते हो पुरानी अगर आप बुक पढ़ रहे हो, कोई रेफरेंस पढ़ रहे हो तो चैप्टर 4 होगा, या एनसीईआरटी की बात करें तो चैप्टर नंबर 2। ठीक है, तो वहां पे हम लोग कैपेसिटर जब पढ़ेंगे तब डाइलेक्ट्रिक बारे में अच्छी तरीके से चर्चा करेंगे। बेसिकली डाइलेक्ट्रिक का मीनिंग कुछ है नहीं, डाइलेक्ट्रिक का कह सकते हो डाइलेक्ट्रिक इज आल्सो अ नॉन कंडक्टर। सिंपल सिंपल अगर वे में मैं बोलूं तो ये अचालक पदार्थ ही हमारे परावैद्युतांक होते हैं। अब अचालक पदार्थ की क्या कहानी, अचालक में क्या चार्ज चलता है, चार्ज नहीं चलता है, चार्ज नहीं चलता तो उसकी वजह से कुछ और होता है। ये सारी बहुत कुछ डेप्थ है। ठीक है, जो अपन कैपेसिटर में कहीं ना कहीं चीजों को देख रहे होंगे, अभी अपन नहीं देखते। अभी इन चीजों पर ध्यान दो कि एप्सिलॉन नॉट क्या है, एप्सिलॉन एम एप्सिलॉन क्या है, एप्सिलॉन आर के क्या है। ठीक है, अब अगर मैं इनका रिलेशन दिखाऊं तो देखो इनका रिलेशन क्या होता है। देखो इस चीज को समझो, यहां पे किस चीज को आप रिलेटिव मान रहे हो, रिलेटिविटी का टर्म कहां आ रहा है, तो ये रिलेटिव आ रहा है। ठीक है, रिलेटिव परमिटिविटी। अब ध्यान से देखो मेरी बात को, इसको मैं ऐसे लिखूंगा एप्सिलॉन आर इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन नॉट। मेरी बात को ध्यान से सुनो, इसका मतलब ये है कि जो कोई भी जैसे मान लो चार्ज हो, ठीक है, तो आप चार्ज का जो एक्सपेरिमेंट करते हैं वो कहां करते हैं, निर्वात की वैद्युतशीलता यानी कि निर्वात में, यानी कि फ्री स्पेस में, वैक्यूम में। समझ पा रहे हो बात को। तो हम जितने भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ठीक है, वो सारे एक्सपेरिमेंट पहले कहां करते हैं, फ्री स्पेस पे कर रहे हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, उस एक्सपेरिमेंट को रिलेटिव लेंगे। नहीं समझ पाए बात को। जैसे मान लो दो चार्ज है और दो चार्ज को तुमने एयर पे लाए, यहां पर आकर के तुमने एक्सपेरिमेंट किया, कोई एक वैल्यू आई, ठीक है, डजंट मैटर। अब समझो बात को, अब इसी चार्ज के बीच में तुम कुछ ला दो, कुछ भी ला दो, एटसेट्रा, जो भी तुम प्लेट ला दो या जो मर्जी है वो तुम रख दो। ठीक है, और जो रखोगे वो डाइलेक्ट्रिक है। समझ रहे बात को। अब ऐसा नहीं है कि हर चीज डाइलेक्ट्रिक है, आप मेटल रख दोगे तो मेटल डाइलेक्ट्रिक का काम नहीं करेगा। वर्ड डाइलेक्ट्रिक और नॉन कंडक्टर सेम नहीं है, इनमें भी डिफरेंस है। क्या मीनिंग है अच्छी तरीके से समझोगे समय के साथ साथ। अभी बेसिकली ये समझो कि अगर दो चार्ज के बीच में, अगर किन्हीं दो चार्जों के बीच में अगर हम कोई और भी यहां पर चीज ला देते हैं तो इसकी वजह से मुझे बताओ फोर्स घटेगा या फोर्स बढ़ेगा। इस चीज की वजह से फोर्स घटेगा या फोर्स बढ़ेगा। तो फोर्स क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। फोर्स क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। क्यों, ये देखो, जैसे तुमको कोई भी एक्सपेरिमेंट को समझना हो तो जब चार्ज की कहानी चले तो आप थोड़ा सा मैग्नेट की फील्ड लेकर के कहानी को समझना।
समझे, जब आप चुंबक या मैग्नेट की कहानी को फील लेकर के समझोगे तो चीज़ें आसान हो जाएंगी। जैसे कि चुंबक, अगर मान लो दो मैं मैग्नेट लेता हूँ और मैग्नेट को ऐसे यहीं पर रखो तो दो मैग्नेट क्या करेंगे, खटाक से चिपक जाएंगे। समझो, जैसे दो मैग्नेट लोगे दो मैग्नेट क्या करेंगे, धड़ाम से चिपक जाएंगे। लेकिन अगर इन्हीं दो मैग्नेट के बीच में हम कुछ ला दें, समझे, आप मान लो हाथ रख लो, ठीक है, ये हाथ है मेरा और एक ऊपर मैग्नेट रखो एक नीचे मैग्नेट रखो, तो जो वो पहले चपक रहे थे अब हाथ लाने पे चपकने की कैपेसिटी क्या हो जाएगी, थोड़ी सी कम हो जाएगी। समझे, दैट्स द मीनिंग, फोर्स क्या कर गया, डिक्रीज कर गया। जो चपकने वाला फोर्स है वो क्या कर गया, डिक्रीज हो गया है। अब ऐसे यहां भी क्या हो जाएगा, फोर्स, सॉरी बढ़ गया मैंने लिख दिया यहां पे, फोर्स क्या कर जाएगा, ऑटोमेटिक डिक्रीज कर जाएगा, बहुत ज्यादा फोर्स कम हो जाएगा। भाई पहले ये जो रिपल्सन लग रहा था, मान लो पहले अगर लग रहा था ये 5 न्यूटन से और आपने कुछ ला दिया यहां पर, तो ये फोर्स घट करके 5 न्यूटन से फोर्स पहुंच जाएगा 2 न्यूटन पर या 1 न्यूटन पर। दैट्स द मीनिंग, फोर्स क्या करेगा, घट जाएगा। सिंपल सी बात, सारी चीजों को मैं एक रूप में बोलूं तो कोई भी मीडियम लाने पर, दो चार्जों के बीच में आप कोई भी मीडियम ला दोगे तो मीडियम लाने से फोर्स क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है, इन चीजों को नोट कर लो इस वजह से, क्योंकि ये बहुत कंफ्यूजिंग वाली चीजें रहती हैं। अब यहां चर्चा करते हैं एप्सिलॉन आर। अच्छा, इसको जैसे कि ऐसे भी लिखा जा सकता है, कुछ भी कॉमन ऐसे भी लिखा मिलेगा, K इक्वल टू एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो उसके लिए भयभीत ना हो। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू देखो क्या होती है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 12, सिंपल। ठीक है, सिंपल इतनी होती है एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12। अब बात करते हैं इसकी यूनिट की और इसकी सारी बातों की। ठीक है, इसको हटाएं, ये आप चीज़ों को नोट कर लो, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो इस पे आपका न्यूमेरिकल पूछ सकता है, बहुत सिंपल सा न्यूमेरिकल पूछता है, कोई खास बात नहीं है। ठीक है, लेकिन अच्छे न्यूमेरिकल भी बनाए जा सकते हैं। जैसे देखो, अगर मैंने पेंडुलम वाली प्रॉब्लम पढ़ाई थी तो पेंडुलम वाली प्रॉब्लम वो मान लो किसी मीडियम में डाल दे, दो पेंडुलम को, समझ रहे हो। अगर आपने मेरा प्रीवियस लेक्चर देखा है, लेक्चर नंबर 5, तो उसमें मैंने पेंडुलम प्रॉब्लम कराई है आखिरी में। और वो पेंडुलम कहाँ है, पहले तो वो पेंडुलम पर चार्ज है और वो पेंडुलम कहाँ है, हमारे फ्री स्पेस में है। समझ रहे हो बात को। अब उन्हीं पेंडुलम को अगर मैं मान लो किसी तेल वगैरह में डाल दूं तो क्या कर जाएगा, फोर्स डिक्रीज कर जाएगा। कितना डिक्रीज होगा तो कैसे निकालोगे, वहां पर इन सारी चीजों की जरूरत पड़ती है। समझे बात को, वहां पर इन सभी चीजों की जरूरत पड़ेगी। ठीक, अच्छा अब देखो बात करते हैं यूनिट वगैरह, चलो बता दे रहे, हालांकि यूनिट बार बार बताने का कोई मतलब नहीं निकलेगा। ठीक है, ये चीजें आप खुद से पता करो। जैसे डायमेंशन हो गया, डायमेंशन में बार बार नहीं निकलवाऊंगा, मैंने पहले कहा था मैं एक वीडियो समझा दूंगा अच्छी तरीके से, उसमें डायमेंशन निकालना सिखा दूंगा, वहीं से डायमेंशन आप निकाल लिया करो। चलो यूनिट की बात करते हैं, तो हमारा फार्मूला क्या होता है, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, हमको इसकी चर्चा करनी है, एप्सिलॉन नॉट की यूनिट निकालनी, तो एप्सिलॉन नॉट को यहाँ लाओ, बाकी सबको यहाँ ला दो। तो इसको लिखेंगे एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू, बाकी चीज़ों को यहाँ ला दो, तो 1/4 पाई इंटू 1/f इंटू, अब देखो ये यहाँ गया और f यहाँ आ गया, बाकी तो चीज़ें वैसी ही रहेंगी, बाकी में तो कोई कन्वर्ट मतलब चेंजमेंट नहीं आएगा। तो Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, सिंपल, इनमें कोई परिवर्तन नहीं आने वाला है। ये तो ऐसे देखो, इसको यहाँ उठा कर रख लो और इसको उठा करके यहाँ कर दो, बस बात खत्म करो, बाकी सब कुछ वैसे ही रहने दो। ठीक है, अब देखो यूनिट निकालते हैं, इसकी कोई यूनिट होती है, ये तो कांस्टेंट है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। फोर्स की यूनिट क्या होती है, आप क्या बोलते हो उसको, न्यूटन बोलते हो। ठीक है, चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलाम, इसकी भी कूलाम, तो 2 कूलाम मिल जाएंगे, तो कूलाम 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 स्क्वायर, और आर मतलब क्या होता है, मीटर। ठीक है, तो ये अपन बोलेंगे मीटर का स्क्वायर, यानी कि एप्सिलॉन नॉट की जो यूनिट निकलेगी वो निकलेगी कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर, दैट्स इट। ठीक है, ये यूनिट हो गई। अब अगर अपन इसको, इसके डायमेंशन निकालते हैं, तो इसके डायमेंशन देखो। ठीक है, यहीं से डायमेंशन देखना शुरू कर लेते हैं। चलो आओ, क्या करते हैं अपन कि इसको इधर लाते हैं, इसको इधर लाते हैं, तो फिर वही वाली कहानी, एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 1/4 पाई इंटू 1/f इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। Q1 Q2 लिखो, कुछ भी लिख लो, वहाँ Q स्क्वायर लिख लो, उससे क्या फर्क पड़ने वाला, वो तो चीज़ सेम भी हो सकती है, डिफरेंट भी हो सकती है, इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, डायमेंशन की बात कर रहे हैं, F के डायमेंशन यानी कि फोर्स, हालांकि F के डायमेंशन क्या होती है, mLT की पावर -2, लेकिन फिर भी एक बार बता देते हैं, फोर्स क्या होता है, ma या mg आप कह सकते हो। भाई बल क्या होता है, द्रव्यमान गुणा त्वरण, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। मास की यूनिट क्या होती है, सिंपली मास की डायमेंशन अगर मैं बात करूं तो मास की डायमेंशन आप क्या पढ़े हो, m पढ़े हो।
ए एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन क्या होता है, देखो यहां पर एक्सीलरेशन क्या होता है, एक्सीलरेशन हम लोग जानते हैं, यहां दिखाते हैं, देखो एक्सीलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम या चेंज इन स्पीड विद रिस्पेक्ट टू टाइम, समझ रहे हो, कह सकते हो वेग में परिवर्तन की दर, ऐसे करके समझ सकते हो, ठीक है। ये चीज पढ़े, त्वरण किसको कहते थे, वेग में परिवर्तन की दर को ही तो त्वरण कहते थे कि नहीं कहते थे। अच्छा, तो ये v अपॉन टी, अच्छा वेग क्या होता था, समझे, वेग यानी कि वेलोसिटी, वेग क्या होता था, इसको अपन बोलते थे कह सकते हो विस्थापन में परिवर्तन की दर, या फिर आप कह सकते हो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट को अपन सिंपल डी ले लो या एस ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो अपन बोलते हैं एस अपॉन टी। अब ये भी टी यहां आ जाएगा तो टी इंटू टी हो जाएगा, ठीक है। ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, यानी कि विस्थापन है ये, ठीक है। अब विस्थापन की जो डायमेंशन होती है वो लेंथ है, भाई विस्थापन का मतलब क्या होता है, आप यहां से यहां गए, एक स्ट्रेट पाथ आपने फॉलो किया, ये आपका डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन है, इसको कहां में नापोगे, लंबाई में नापोगे, तो इसकी जो डायमेंशन होती है वो होती है एल, तो अपन यहां ऊपर लिख लिया एल, और समय के डायमेंशन को अपन टी बोलते हैं, तो इसको टी का स्क्वायर, ठीक। यानी कि मैं एक्सीलरेशन को बोल सकता हूं एल टी, एल अपॉन टी का स्क्वायर, दैट्स द मीनिंग एल टी टू द पावर माइनस का 2, ठीक। इसको उठा करके यहां एक ही जगह पर रखेंगे तो ये हो जाएगा एल टी टू द पावर माइनस 2, दैट्स द मीनिंग एम एल टी की पावर माइनस 2, ठीक है। ये डायमेंशन हमने फोर्स की निकाल ली, और किसी की डायमेंशन निकालनी, एक चार्ज है, चार्ज की अगर मैं ये एफ के तो आ गई, ये तो क्लियर है, ठीक है। चार्ज की डायमेंशन निकालते हैं तो चार्ज हम लोग जानते हैं आई इंटू टी, भाई क्यू बराबर आई टी, आवेश क्या होता है, धारा गुणा समय, ये अपन किसी समय पर पढ़े हैं, ठीक है। और आगे वाले लेक्चर में इसको बहुत अच्छी तरीके से मैं समझाऊंगा भी, यहां मजा भी है। अब बात करते हैं करंट को अपन किससे देखते हैं, एम्पियर से, एम्पियर से, एम्पियर, तो एम्पियर को अपन लिख लेते हैं ए से, एम्पियर का जो कह सकते हो सिंबॉलिक फंक्शन है डायमेंशन का वो ए है, ठीक है। समय को अपन लिखते हैं टी से, तो ये हो गया टी, ठीक है। तो क्यू को अपन लिख सकते हैं कैसे, ए टी, ठीक है। तो अब यहां पे दो क्यू है तो ए टी का स्क्वायर हो जाएगा, तो चलो आओ यहां पर लिख दे, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती, कांस्टेंट है। एफ की कितनी निकाल ली, एम एल टी की पावर माइनस 2, सो एम एल टी टू द पावर माइनस का 2, इसको नीचे रहने दो आप, ठीक है। Q1 की कितनी है 80, यानी कि 80 का स्क्वायर, क्योंकि वहां दो क्यू है, अपॉन आर, आर मतलब क्या, डिस्टेंस ही है, तो दो चार्जों के बीच में डिस्टेंस है, डिस्टेंस क्या है नापोगे मीटर में, यानी कि लंबाई में, तो एल यानी कि एल का स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, एल का स्क्वायर एल क्यूब, ये ऊपर जाएगा तो एल की पावर माइनस 3 हो जाएगा, दैट्स द मीनिंग, सभी को ऊपर भेजते हैं, एम की पावर -1, ये ऊपर गया माइनस में हो गया, एल ऊपर जाएगा तो एल की पावर माइनस का 3, टी ऊपर जाएगा, देखो यहां -2 है, ऊपर जाएगा +2 हो जाएगा, और ये 2 और ये 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो टी की पावर 4, ठीक, और ए स्क्वायर, ये अपन आ गई एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन, कितनी, m की पावर -1, l की पावर -3, t की पावर 4, a की पावर स्क्वायर। सिंपल सा मे भी क्वेश्चन तुमसे पूछ ले, 1 नंबर का 2 नंबर का, मुझे नहीं लगता है कि जो अब इस समय की यूपी बोर्ड का पेपर आ रहा है उनमें भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। क्योंकि अब जो पैटर्न आ रहा है ना यूपी बोर्ड का, वो कंसेप्चुअल पैटर्न है, उसमें सोचना पड़ता है क्वेश्चनों में, ठीक है। घटिया वाला जो समय था वो निकल गया, जो पहले हुआ करता था कि भाई इतना पढ़ लेंगे इतने से आ जाएगा, अब वो नहीं रहा सिस्टम, समझ रहे हो, अब कंसेप्चुअल है, चीजों को ध्यान देना पड़ता है, ठीक। खैर, ये तुम्हारी डायमेंशन हो गई, जिसको हिंदी में विमा कहते हैं, और ये तुम्हारी यूनिट हो गई, जिसे हिंदी में इकाई कहते हैं। ध्यान देना, ये कभी कभी क्या है कि f की यूनिट तुम लोगों ये लिख देते हो, f की यूनिट ये लिख देते हो, ठीक है, क्योंकि पिछले साल हमने बच्चों को देखा है, ध्यान दो f की यूनिट तुम्हारी न्यूटन ही रहेगी, ठीक है, इस चीज पर फोकस रखना है। ये हो गया, इसको बनाओ, इसको कंप्लीट करो, ठीक। उसके बाद एक और छोटी चर्चा, ठीक। अब इसके बाद क्या, हाँ इस चीज को समझ लो, अगर मैं बात करता हूं फोर्स की, कह सकते हो अगर मैं मीडियम का फोर्स निकालना चाहता हूं तो मैं क्या होगा, जैसे मान लो अगर यहां के फोर्स की अपन बात करेंगे, ये क्या है, वैक्यूम है, ये क्या है, यहां पर वैक्यूम है, एज्यूम किया मैंने कि यहां वैक्यूम है, निर्वात है, और ये चार्ज है Q1 और ये चार्ज है Q2,
ठीक है, ये चार्ज है Q1, ये चार्ज है Q2। अगर यहाँ पर अपन फोर्स निकालेंगे तो इसका जो फोर्स आ जाएगा वो आएगा F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ध्यान दो क्या आएगा, क्या आएगा, एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक, अभी मैं एक चीज़ को और समझाता हूँ, 2 मिनट के लिए जरा रुको। वैक्यूम, अब मान लो कि यहाँ पे मैंने कोई एक डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट को रख दिया, मतलब कोई एक डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस यहाँ रख दिया, कोई एक परावैद्युत पदार्थ को मैंने यहाँ पे स्थापित कर दिया। ठीक है, अब समझो बात को। अब इस चीज़ को देखो, एक चार्ज यहाँ है, बिल्कुल यहाँ सटा हुआ है, बिल्कुल यहाँ। ये चीज़ विजिबल है कि नहीं मुझे नहीं पता, ध्यान से देखोगे। एक चार्ज को यहाँ रखा विच इज़ Q1 और एक चार्ज को यहाँ रखा विच इज़ Q2। ध्यान से देखो, इसके बीच में मीडियम, एक चार्ज यहाँ, एक चार्ज यहाँ, और कहीं भी स्पेसिंग नहीं दी है। इसके बीच की अगर मैं डिस्टेंस की बात करूँ तो इसके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, R है। अब यहाँ पे जो फोर्स निकालेंगे वो जो आएगा वो आएगा F इज इक्वल टू, कह सकते हैं F मीडियम, और इसको अपन बोल देंगे FV, यानी कि F वैक्यूम और ये F मीडियम। ठीक, कोई दिक्कत नहीं ना भाई। वैक्यूम के लिए मैंने यहाँ पर V लगा दिया, मीडियम के लिए मैंने M लगा दिया। इसको देखो क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब बस यहाँ पे बहुत छोटी चीज ध्यान देने वाली है, यहाँ पे अपन एक चीज को लिख देंगे, वो है एप्सिलॉन R। बस इस चीज को ध्यान दो, यहाँ पे एक चीज बढ़ा देंगे एप्सिलॉन R। कुछ किताबों में ये फार्मूला कैसा लिखा मिलेगा, बिल्कुल सिंपल सी बात है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे वो क्या लिख देगा, K लिख सकता है, बस दैट्स इट। यहाँ पे वो क्या लिखेगा, K लिखेगा। इस चीज का ध्यान देना, K इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, दोनों ही चीजें सेम है, दोनों में कोई डिफरेंट नहीं है। अब मैंने पहले बता रखा, चाहो तो K बोलो, चाहो एप्सिलॉन R बोलो, क्वेश्चन लगाते वक्त कंफ्यूज मत होना, वो एप्सिलॉन R भी बोल सकता है, K भी बोल सकता है। ठीक है, अब क्या है, अब इस एप्सिलॉन R की एक परफेक्ट वैल्यू होगी, उसको जरा थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ, बहुत कोई उसमें बड़ी बात नहीं है, उसको जरा छोटा सा उसमें एक चेंजमेंट है, उसको देख लो। ठीक है, उसको दिखाते हैं तुमको। अब मान लो कि एक तो ये फोर्स है, इसको मान लो क्वेश्चन नंबर 1, और एक ये फोर्स है, इसको मान लो क्वेश्चन नंबर 2। अगर 1/2 मैं करता हूं तो ये आ जाएगा FV अपॉन FM। अब ध्यान से देखो बच्चों, ये चीज और ये चीज तो पूरी एक ही जैसी है, कट जाएगी, सिर्फ K बचा होगा। अगर मैं इसको, चलो मैं लिख ही देता हूं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1/K। इस चीज का ध्यान दो, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। देखो ये पूरा खत्म हो गया। अब यहाँ क्या बचा होगा, यहाँ तो ऊपर 1 बचा, लेकिन ये 1/K है, ये K कहाँ चला जाएगा, ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। तो मैं बोलूँगा FV अपॉन FM इज इक्वल्स टू द K। ठीक है, या फिर इसी को अपन ऐसे भी बोल सकते हैं, FV अपॉन FM। यहाँ एप्सिलॉन R भी हो सकता है, ध्यान रखना बच्चों, FV अपॉन FM K। अभी मैंने तुम लोगों को बताया था एप्सिलॉन R इज इक्वल टू एप्सिलॉन M अपॉन एप्सिलॉन नॉट, या फिर ऐसे भी कह सकते हो K इज इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, कुछ भी लिख सकते हो, डजंट मैटर, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो K की जगह पे क्या अपन ये लिख सकते हैं, तो उसको मैं लिख देता हूं यहाँ पर एप्सिलॉन M अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक, अब ध्यान दो, इसको अगर इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो FV इज इक्वल टू K FM हो जाएगा। समझे बात को। अब यहां से तुम्हें कहानी को पकड़ना है, वो क्या है, देखो समझो बात को। जो ये चीज है K इज इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जो ये चीज है, ये क्या समझा रहा है, इस चीज को ध्यान से देखो। सबसे पहले अपन ने क्या किया कि एक को पहले मान लो हमने यहां पर फोर्स कैलकुलेट किया, फिर यहां पर फोर्स कैलकुलेट किया। ठीक है, पहले यहां पे कैलकुलेट किया, फिर यहां पे कैलकुलेट किया, जिससे हमको K की वैल्यू तो पता चल जाएगी। ठीक है, तो ऐसे हमने करके पहले K की वैल्यू निकाला। ठीक है, अब देखो क्या है ना, K की वैल्यू आपको गिवन है एनसीईआरटीज में। जैसे कि अगर मैं बात करूं फॉर वाटर, पानी के लिए, अगर मैं पानी के लिए यानी कि वाटर के लिए बात करता हूं तो जो K की वैल्यू होती है वो 80 या 81 भी कुछ किताबों में लिखी मिलेगी। K कहो या एप्सिलॉन R को, ऐसे आप कह सकते हो अब्रक की 6 होती है। ठीक है, ऐसे बहुत सी चीजें हैं, उनकी अलग अलग डिफरेंट होती है। हर बार K की वैल्यू ज्यादा ही आ रही होगी, किससे, 1 से। समझ रहे हो, 1 से कम नहीं हो सकती है K की वैल्यू। और K की जो वैल्यू जो 1 है वो अपन लेते हैं किसके लिए, फ्री स्पेस के लिए।
किसके लिए लेते हैं? फ्री स्पेस के लिए लेते हैं। अब पूरी कहानी को अगर मैं एक छोटे से रूप में बोलूं तो इस चीज को समझो, आप बात को देखो देखो समझो, बहुत छोटी सी चीज में अगर बोलूं, अगर मैं अब तुम्हारे लिए जनरल जो फार्मूला बन गया वो ये बन गया। अब यहाँ पे मैंने बोला कि उन दोनों के बीच में क्या है, आपने कहा सर वैक्यूम मतलब एप्सिलॉन आर की अगर वैल्यू 1 रख दोगे तो देखो फार्मूला फिर वही बन जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपन R स्क्वायर। मैं पूछता हूं पानी है तो यहाँ पर 80 का भाग लगा दोगे, 80 का भाग लगाओगे तो ये फोर्स क्या कर जाएगा? घट जाएगा। भाई अगर आप नीचे की ओर देखो, ये क्या है? F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द K। अगर इसकी वैल्यू बढ़ेगी तो सिंपल सी बात इसकी वैल्यू घटेगी। बस यही रीजन है कि जब आप दो चार्ज को पानी में डाल दोगे तो चार्ज को पानी में डालने से क्या होगा कि उनका जो फोर्स है वो घट जाएगा। ठीक है, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, इनको नोट कर लो। अगर यहां कोई चीज कंफ्यूजन लगता है तो उसको पूछो। बहुत अच्छी तरीके से और भी इन चीजों पर बोला जा सकता है, लेकिन वो अपन हम समय के साथ बोलेंगे। अभी बस दैट्स इट, इतना तुम्हारे लिए सही है मेरे हिसाब से। इतनी चीजों को नोट कर लो, फिर आगे देखते हैं। ठीक है, इन चीजों को आप नोट करो, नोट कर लो इन चीजों को जल्दी से। फिर डालो वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स रूल। अब अच्छा देखो, यहां भी क्या अगर क्वेश्चन बनाना चाहिए, जैसे एनसीईआरटी में अच्छे क्वेश्चन है, एनसीईआरटी लगाओ। ठीक है, अब वो क्वेश्चन कुछ भी बना सकता है। यहां पर मान लो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मीडियम रख दे, उनसे क्वेश्चन बना सकता है, तो उनमें कुछ खास नहीं, उसमें सिर्फ सिंपल सी मैथ लगानी, मैथ लगाओगे आ जाएगा। उस टाइप के भी हम तुमको क्वेश्चन करा देंगे। ठीक है, अभी एक क्वेश्चन की सीरीज आएगी, उसमें अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन रहता तो उसको करा देंगे, वरना एनसीईआरटी में जब क्वेश्चन लगवाऊंगा तो उसमें ऐसा क्वेश्चन है वो मैं करा दूंगा। ठीक, तो उसकी चिंता ना लो, वहीं पर उसकी मैथमेटिक्स दिखा देंगे, बहुत सिंपल, उसमें कुछ नहीं, सिंपल मैथ्स लगती है और कोई खास बात नहीं है। अपन इसको हटाते हैं, हेडिंग लगाओ वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। कूलाम के सूत्र का वेक्टर स्वरूप, या फिर ऐसे लिख सकते हो कूलाम के सूत्र का सदिश स्वरूप। कूलाम के सूत्र का सदिश रूप या सदिश स्वरूप, जो आप लिखना चाहो लिख लो। ठीक है, हेडिंग लगाते हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स इक्वेशन। ठीक है, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स इक्वेशन। चलो आओ, क्या मीनिंग है वेक्टर फॉर्म कूलम्ब्स इक्वेशन का, इसको भी कुछ छोटी मोटी बातें पहले इसमें बताते हैं। देखो समझो, अभी क्या करते थे, अभी हम सिर्फ चार्ज लेते थे। फोर्स क्या है? अगर वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स की बात करें तो कूलम्ब इक्वेशन हमको क्या बताती है कि दो चार्जों के बीच में कितना फोर्स लगेगा। फोर्स कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है, दैट्स द मीनिंग। सदिश राशि है या अदिश राशि। बल कैसी राशि है? सदिश है, बिल्कुल सही बात है। सदिश राशि में कुछ होता है, वो क्या होता है उस चीज को दिखाता हूं। फोर्स हमारी अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो हम जानते हैं कि वेक्टर इज इक्वल्स टू द कह सकते हो मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। ठीक, ये चीज विजिबल है कि नहीं? वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि सदिश बराबर परिमाण गुणा दिशा। समझो इसका क्या मतलब है कि हम अगर किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को देखते हैं तो वेक्टर क्वांटिटी में दो चीजें होती हैं। वो दो चीजें कौन सी हैं? एक तो उसकी डायरेक्शन होती है और एक उसका मैग्नीट्यूड होता है या परिमाण होता है। इसका मीनिंग क्या है? बड़ा सिंपल सा है। जैसे मैं आपसे कहूं कि आपको यहां से सपोज दैट आप कहीं भी रहते हो, मैं बोल देता हूं, जैसे मान लो मैंने कहा आप यहां से लखनऊ की ओर जाते हैं, या आप यहां से किसी एक मान लो कोई केस मान लेते हैं, मान लो कोई रामू काका की दुकान है। ठीक है, मैंने कहा कि आप यहाँ से रामू काका की दुकान जाते हैं। मान लो अब रामू काका की दुकान आपके मार्केट में बहुत फेमस है, आपसे कोई पूछने आया कि रामू काका की दुकान कहाँ है, तो आप सिंपल तरीके से क्या बोलोगे कि यहाँ से ऐसे चले जाओ 2 किलोमीटर है। तो इसमें आपने क्या कहा? इसमें आपने उसको दिशा बताते हुए कहानी को समझाया। अगर आप सिर्फ ऐसे कहते 2 किलोमीटर चले जाओ, तो 2 किलोमीटर तो वो किसी भी तरफ जा सकता है, समझे। लेकिन जब आपने कहा कि उत्तर की दिशा में 2 किलोमीटर जाना है, तब वो रामू काका की दुकान पे पहुंच जाएगा। दैट्स द मीनिंग कि हमको दिशा की बहुत आवश्यकता है, डायरेक्शन की बहुत नीड होती है। ठीक है, इसका क्या मीनिंग है इसको अपन समझते हैं अच्छी तरीके से। जैसे समझो बात को, फिर हम बात करेंगे कि प्रॉफिट क्या हुआ वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ का। ठीक है, चलो देखो, जैसे मान लो कि ये चार्ज है पॉजिटिव, इसमें भी मैं दो केस पढ़ा करके समझा सकता हूं, लेकिन उसको बहुत
लंबा लेक्चर खींचने का कोई खास कहानी नहीं है। काम की बात करते हैं, अब सिलेबस के अनुसार चलेंगे अपन, ठीक है। ज़्यादा डेप्थ में अगर पढ़ना हो तो मुझे बताओ, मैं चीज़ों को समझा सकता हूँ, कोई खास बात नहीं है, लेकिन अब सिर्फ सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ेंगे, ठीक है। ये क्यू है और ये क्यू है। डिस्टेंस की बात करें, सपोज दैट आर, अब समझो ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, अगर इसको मैं Q1 इसको Q2 नाम देता हूँ, मेरी बात को ध्यान सुनना, ये वाला इस पे फोर्स लगाता है इस डायरेक्शन में, ये वाला इस पे फोर्स लगाता है इस डायरेक्शन में। अब फोर्स को लिखना कैसे है, हालांकि ये चीज मैं समझा भी चुका हूं जब आपको सुपरपोजिशन का कंसेप्ट समझा रहे थे, फिर भी एक बार बताते हैं। देखो इस वाले फोर्स पर फोर्स लग रहा है, कौन लगा रहा है, ये लगा रहा है, तो पहले जिस पर फोर्स लगता है उसको लिखते हैं, किस पर लग रहा है, 2 पर, कौन लगा रहा है 1, तो लिखेंगे इसको F21। इस वाले को देखो, अगर इस वाले फोर्स में बात करता हूं तो किस पे लग रहा है फोर्स, 1 पे, और कौन लगा रहा है 2, तो इसको अपन बोलेंगे F12। अब देखो अब क्या हुआ, ये वाला फोर्स हमको पता चल गया कि भाई इसके द्वारा लग रहा है, और ये वाला फोर्स हमको पता चल गया कि भाई इसके द्वारा लग रहा है। समझ पा रहे हो बात को, यानी कि हमको क्या पता चल गया, डायरेक्शन का खेल समझ में आ गया, समझे, यही अच्छी बात है। अभी थोड़ा सा और डायरेक्शन को फील करके समझते हैं। क्या अभी हमको ये नहीं पता चला कि किस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, उसको भी समझते हैं। समझो जैसे कि अगर मैं बात करता हूं इस वाले फोर्स की, समझो जैसे मान लो एक चार्ज को यहां लेते हैं, एक चार्ज को मैं यहां लेता हूं, यहां हटाओ, इसको यहां लिया जाए, और ये आपने ऐसे करके सिंपली मिला दिया, इसको अपन Q1 बोलते हैं, इसको अपन Q2 बोलते हैं, ये यहां से अगर यहां धक्का लगाएगा तो भाई इधर जाएगा, ठीक है। और इसको तुमने बोला F21, किस पे लग रहा है, 2 पर, कौन लगा रहा है 1 वाला, ठीक। इसकी तो आदत हो गई होगी, कोई खास बात नहीं है। अब समझो यहां पे अगर मैं बात करूंगा डायरेक्शन की, ये किस डायरेक्शन में है वो यहां से आपको समझ में आएगा। अगर ये R लिखोगे यहां पे तो इसको अपन कैसे लिखेंगे उस चीज को समझो, इसको लिखेंगे ऐसे डायरेक्शन देंगे और यहां पे लिखेंगे R, ठीक है। अब देखो R कौन सा, 21 वाला, तो इसको लिखेंगे R21 का वेक्टर। समझे बात को, इस चीज को और अच्छे तरीके से समझा सकते हैं। जैसे आप 11th में एक बात पढ़े होंगे, वो क्या है उस चीज को ध्यान सुनो। क्या ये पढ़ा है वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन, क्या मीनिंग होता है अगर मैं वेक्टर बनाता हूं R का, तो ये R का वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ R, तो वो R ही होगा। मैं डायरेक्शन की बात करता हूं तो R कैप, यही तो लिखा करते थे। ये यूनिटी होती है, यूनिट होता है जिसकी वैल्यू 1 होती है, तो दिशा का गुणा करने से कोई प्रभाव हमारे मेन वेक्टर पर नहीं पड़ता है। ये सारी बात 11th में आप पढ़े हुए हो। अच्छा, अगर मैं कहूं कि R कैप इज इक्वल्स टू द R वेक्टर अपॉन R, या इसी को आप ऐसे भी कह सकते हो R वेक्टर इज इक्वल टू R वेक्टर का मॉडुलस। हमको पता है कि वेक्टर से मोड उड़ जाता है, ठीक है। ये सारी बात 11th में पढ़ा, बस 11th का थोड़ा सा प्रारूप दिखाया है, बाकी कोई खास बात नहीं है, ठीक है। इस चीज को यूज करते हैं अपन इस वाले में। चलो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं F21 फोर्स की, अगर सबसे पहले F21 निकालते हैं तो F21 कैसे कैलकुलेट करोगे, देखो इसको निकालना सिंपल सा फार्मूला यूज करेंगे, 1/4 एप्सिलॉन नॉट। लैंग्वेज वगैरह लिखनी होगी तुम्हें वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स रूल में, मैं लैंग्वेज नहीं लिखा रहा हूं, लैंग्वेज नोट्स में है। हाँ, कुछ बच्चों की समस्या कि सर नोट्स नहीं मिल पा रही हैं, कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है। समझ लो बेसिकली जो नोट्स हैं वो कुछ बच्चों के पास हैं, जैसे ही लॉकडाउन समाप्त होता है वो नोट्स आ जाएंगे, नोट्स आपके तक की मिल जाएंगे, ठीक है। जो मेरे पास नोट है वो अपडेटेड नहीं है, समझ रहे बात को, बहुत पुराना डेटा है, उस डेटा को पढ़ने का कोई अब फायदा नहीं है, क्योंकि पैटर्न बदल गया है, एनसीईआरटी पैटर्न, तो एनसीईआरटी पैटर्न के अनुसार चलना है हम लोगों को, समझ रहे हो बात को। चलो आओ, तो F21 इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ओके। अब यहां खेल तुम्हें बस समझना है सिंपल सा, ये तो मैग्नीट्यूड है, ये F21 का क्या है, मैग्नीट्यूड है। अपन ने लगाया यहां वेक्टर, तो ये हो गया हमारा मैग्नीट्यूड यानी परिमाण। दिशा कहां है, अभी दिशा लिखना बाकी है, तो ये कौन है, F21 वाला, तो F21 की दिशा क्या होगी, R21 वेक्टर। समझ रहे बात को। अब अपन इसको लिखते कैसे हैं, उस चीज को सिर्फ बहुत ध्यान से देखो कैसे लिखेंगे इसको अपन ऐसे करके यहां पे लिख देंगे R21 का कैप, दैट्स इट। अब इसमें कोई खुरकुट कुछ नहीं करना है, सिंपल तरीके से इसको लिख दो और ये तुम्हारी कहानी कंप्लीट हो गई, ठीक। अगर F12 पूछता है, अगर F12 वेक्टर यानी कि इस वाली की चर्चा करनी है, तो अब देखो 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब देखो ध्यान से, मल्टीपल लगाओ ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब अगर इस वाले फोर्स की बात करेंगे तो ये तो मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन लिखनी है, तो इसकी डायरेक्शन पलट जाएगी, R21 की जगह R12 हो जाएगी। क्यों, क्योंकि अब अगर मैं इसकी बात करूंगा तो 1 to 2 हो जाएगा, समझ रहे हो। तो अपन इसको कैसे लिखेंगे,
R12 का कैप। बहुत आसान है, इसमें कोई खास बात नहीं है, ठीक है, इसमें कोई खास बात नहीं, इसको आप कर सकते हो। एक तो ये फॉर्म हो गया, ये फर्स्ट फॉर्म है, ये पहला है। सेकंड इसका वर्जन देखो, इसको और किस तरीके से लिखा जा सकता है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, F21 वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ एप्सिलॉन आर लिखो ना लिखो कोई मतलब नहीं, मैं फिर कह रहा हूँ ये कहानी कहाँ होगी, वैक्यूम में, ठीक है, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर इंटू, इस कैप को मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, ध्यान से देखो, इस कैप को मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, तो इसको लिखो, जब लिख सकते हैं तो लिखो। अगर R21 की बात करेंगे तो इसको लिखेंगे अपन R, ध्यान से देखो मेरी बात को, R21 का वेक्टर अपॉन R वेक्टर, बस देखो ये यहां लिखा, ये यहां लिखा, बस एक्चुअलिटी में ये क्या है, यही है, और इसकी वैल्यू कितनी यानी 1, यानी कि ये इससे कट जाएगा, ठीक है, सिंपल सी बच्चों बात है, ये सारा कुछ आप 11th में पढ़ के आए हुए हो। अब देखो इसका इससे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई होने पे ये क्या हो जाएगा, R³ हो जाएगा, तो मैं सीधे R³ लिख दूं, समझ गए हो ना ये कहां से आया है, तो मैं सीधे लिख देता हूं, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, तो मैं यहां पे इसको हटा करके यहां पे लिख देते हैं R³। इसी प्रकार से आप F12 भी मैं निकाल सकता हूं, F12 कैसे निकलेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन, अब इसकी जगह पे क्या हो जाएगा, R12 का वेक्टर अपॉन R³, ठीक, एक ये वर्जन है, आप इस टाइप से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो वेक्टर फॉर्म को। एक और है, उसको भी देखो, ये चीज तो समझ में आ गई ना, ठीक है, एक और है, कहां गया, ये रहा, इसको अपन हटाते हैं, एक और है, उसको देखो, यहां पे अपन डायरेक्शन ले लेते हैं, ठीक है। अब देखो एक ये चार्ज है और एक ये चार्ज है, ये दो चार्ज यहां पर रखे हुए हैं, ये विजिबल है या नहीं है, ठीक है। अब देखो मेरी बात को ध्यान सुनो, इनकी बीच की जो डिस्टेंस है वो है r, इनकी जो बीच की डिस्टेंस है वो क्या है, r। अपन ने एक ओरिजिन, ये ओरिजिन पॉइंट है यानी कि मूल बिंदु है, यहां से अपन एक वेक्टर बनाते हैं जो कि इस डायरेक्शन में निकलता है, जिसको अपन पोजीशन वेक्टर बोलते हैं। नहीं पता पोजीशन वेक्टर, कोई खास बात नहीं है, ना जानो क्या होता है, ठीक, कोई काम की बात नहीं है, बाकी जो जानते हो अच्छी बात है, पोजीशन वेक्टर मैं कभी आराम से तुमको अलग लेक्चर में पोजीशन वेक्टर की कहानी समझाऊंगा। अब देखो इस एक तो ये वेक्टर, अगर मैं इसका नाम देता हूं Q1 और इसका नाम देता हूं Q2, ठीक है, एक ये वेक्टर है तो इस वेक्टर को अपन बोलेंगे R1 वेक्टर, ठीक, और एक अगर ये वेक्टर जाता है तो इसको बोलेंगे R2 वेक्टर, R2 वेक्टर, ठीक है, और ये वेक्टर कौन सा है हमारा, ये R है, ठीक है, ये क्या है, R है। अच्छा अब मेरी बात को ध्यान सुनो, यहां से अगर आपको वेक्टर में भी पढ़ाया जाएगा, आप 11th में पढ़े हो, अभी जब आपका जो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट है उनका जो वेक्टर टॉपिक आएगा वहां पे आपको इसका कंसेप्ट समझाया जाएगा कि एडिशन कैसे करते हैं वेक्टर का। अगर इसको मैं जोड़ता हूं तो देखो कैसे जोड़ेंगे अपन इसको, ठीक है, ध्यान से देखो इस चीज को, जोड़ने का तरीका देखो, ये और फिर ये अपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है, तो जो डायरेक्शन में सेम होते हैं उनको जोड़ देते हैं और जिनके डायरेक्शन अपोजिट होते हैं उनको निगेटिव कर देते हैं, या तो ये समझ लो, या फिर मैं ऐसे कह सकता हूं कि R1 का वेक्टर, थोड़ा बड़ा लिखते हैं, R1 का वेक्टर प्लस R वेक्टर इज इक्वल टू R2 का वेक्टर, समझे। इसका बेसिकली मीनिंग क्या है मैं ये समझाना चाह रहा हूं, देखो जो सेम डायरेक्शन में है, देखो इसकी भी डायरेक्शन सेम है, इसकी भी डायरेक्शन, इसकी देखो, जैसे मान लो यहां चलना शुरू किया, यहां गए जोड़ दिया, यहां गए जोड़ दिया, लेकिन अब यहां से यहां आ रहे तो, लेकिन ये तो उल्टा है ना, तो इसको घटा देते हैं, घटा दो या इक्वल कर दो। जैसे कि अगर मैं R वेक्टर की बात करता हूं, अब सिंपल सी बात यार, इसको इधर लाओ, उधर 0 हो जाएगा, ये नेगेटिव में नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो R वेक्टर की अगर बात करते हैं तो R वेक्टर इज इक्वल्स टू द R2 का वेक्टर माइनस R1 का वेक्टर, ठीक, कोई समस्या, कोई समस्या नहीं। अब देखो, अब हम लोग यहां पे आओ, वेक्टर पे, कहां गया वेक्टर का कंसेप्ट, कहां गया, ये रहा वेक्टर। वेक्टर को अपन ऐसे लिख सकते हैं ना, इसको इस सिंबॉलिक फंक्शन में इसको नोट करते हैं। चलो, जैसे कि मैं क्या लिख सकता हूं कि R कैप की जगह पे अगर ये 2 1 है तो यहाँ 2 1 आ जाएगा, ठीक है, ध्यान से सुनो, ध्यान सुनो, मैं समझा रहा हूं। वेक्टर की जगह पे तुम लिखोगे R2 माइनस R1 का वेक्टर, इसको ऐसे लिख दो, अपॉन यहाँ क्या रहेगा, मॉडुलस रहेगा, तो इसको ऐसे लिखो R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का मॉड। देखो यहां से उठा करके इसको ऐसे लिखा जा सकता है।
अब इस चीज को इसमें जाकर के पुट कर दो। अगर मैं निकालता हूं F21, अगर मैं निकालता हूं F21, यहां पे लगाओ वेक्टर, कैसे लिखोगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है, R स्क्वायर। बस 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 रुको रुको रुको, R21 कैप की जगह पे अपन क्या इस सिंबॉलिक फंक्शन को यूज करना चाह रहे हैं, तो उसकी जगह पे अपन क्या करेंगे, देखो ध्यान से देखो, उसकी जगह पे क्या करेंगे, यहां लिखेंगे R2 माइनस R1 का वेक्टर, और यहां सिंपल तरीके से ऐसे कर दो, ये लगाओ या ना लगाओ इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ना है, ठीक। आर कैप ऊपर ये आ गया, अब नीचे क्या होना है उस चीज को देखो, नीचे रहेगा R2 माइनस R1 का वेक्टर का मॉड का क्यूब, दैट्स इट, समझे, सिंपल। ऐसे मैं F12 अगर निकालना चाहूं तो F12 भी ऐसे कैलकुलेट कर सकता हूं, ठीक है। F12 भी कैसे करेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2। अब देखो, अब F12 है तो यहां पे F12 लिख देंगे, और नीचे क्या आ जाएगा, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर का मॉड क्यूब, ठीक, समझ गए। या तो आप इस सिंबॉलिक फंक्शन में लिखो, या इसमें लिखो, या इसमें लिखो, किसी में भी लिख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर ज्यादा नंबर का क्वेश्चन आता है तो इसकी थ्योरी लिखो और ये सारी चीजों को बढ़िया तरीके से समझा दो, ये वाला वे में थोड़े अच्छे नंबर मिल सकते हैं। अच्छा, अब लास्ट बात कि प्रॉफिट क्या है इसका, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ का प्रॉफिट क्या है, प्रॉफिट क्या है या यूज क्या है, इस चीज को थोड़ा सा मैं दिखा दूं। ये केस फर्स्ट की कहानी है, केस सेकंड पे ज्यादा नहीं चर्चा करेंगे, ये देख लिया, ठीक है। इसमें हमेशा अपोजिट केस चल रहा है। अब देखो, अगर मैं बात करता हूं सेम चार्जेस की, अभी आपने पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव के लोगे तो ये सारी चीजें यही रहेंगी, समझो बच्चों। अब देखो, अगर मैं कहता हूं कि अपन एक को पॉजिटिव लेते हैं और एक को नेगेटिव लेते हैं, ये Q2 और ये Q1, अब चाहे Q1 Q2 मानो चाहे ना मानो उसका कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ध्यान से सुन, ये वाला इसको अपने पास खींचेगा इस तरीके से, ये वेक्टर दिखा, इस वेक्टर का नाम क्या दोगे, किस पर फोर्स लग रहा है, दूसरे पर, तो यहां लिखेंगे दूसरा, कौन लगा रहा, पहला वाला, तो F21 वेक्टर, दैट्स इट, बात खत्म। इसकी बात करोगे तो इस वेक्टर को इधर खींचोगे, ऐसे बनाओगे, इसको अपन क्या बोलेंगे, इसको अपन क्या बोलेंगे, F12 का वेक्टर, सिंपल सी है। अब मुझे बताओ, ये क्या दोनों फोर्स अपोजिट है, ये वाला फोर्स इससे अपोजिट है, अगर अपोजिट है तो इसकी वैल्यू ये आनी चाहिए, F12 का वेक्टर इज इक्वल टू माइनस F21 का वेक्टर, अरे हाँ कि ना, अरे आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए। अगर ये वाला वेक्टर, ये वाला वेक्टर अगर अपोजिट है यानी कि विपरीत है तो ऐसा आना चाहिए। क्या ये कहीं ना कहीं न्यूटन के थर्ड लॉ को ओबे करता है, मतलब न्यूटन के थर्ड लॉ को मानता है, न्यूटन थर्ड लॉ को, एक्शन रिएक्शन पेयर की कहीं ना कहीं ये बातें करता है, किसकी बात करता है, एक्शन रिएक्शन पेयर की कहीं ना कहीं ये बातें करता है। अगर कोई ये कार्य हुआ तो उसके विपरीत भी कार्य हुआ, कहीं ना कहीं उसकी बात करता है। तो इसको अपन अगर प्रूव करने की बात करते हैं, बहुत सिंपल, बिल्कुल सिंपल ढंग से प्रूव कर सकते हो, कोई खास बात नहीं है, सिर्फ इसको बिल्कुल उसी प्रकार से कर लो। मान लो F12 का वेक्टर निकालना है, तीन हमने फॉर्म बताई, तीन में से जो मर्जी है वो यूज करो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर F12 की बात करो, ध्यान से सुन, अगर F12 की बात करते हैं इसको क्या लिख सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। अब बस यहां का खेल बदल दो, यहां पे जो तुम लिखोगे R21 का कैप, सॉरी R12 है तो यहां पे R12 का कैप, ठीक है, इसको ऐसे रहने दो, और जो F21 लिखने वाले हो, F21 का वेक्टर, इसको बदल दो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर इंटू R21 का कैप, और यहां पे क्या साइन आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। यहाँ पे कैसा साइन आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, क्योंकि अगर मैं इसके रेस्पेक्ट में बोलूंगा तो ये नेगेटिव होगा, इसके रेस्पेक्ट में बोलूंगा तो ये नेगेटिव होगा, ठीक, समझ गए बात को समझ गए। कोशिश ये करना जो नेगेटिव हो उसी को नेगेटिव डायरेक्शन को शो करना, जिससे कंफ्यूजन ना हो। तो अब यहां से तुम बिल्कुल सिंपल तरीके से कह सकते हो, इक्वली कर लो, तो क्या हो जाएगा, F12 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस का F21 वेक्टर, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि ये एक्शन रिएक्शन पेयर पर काम करता है, ये एक्शन रिएक्शन पेयर को समझाता है, इसमें कोई संकोच वाली बात नहीं है,
समझ रहे हो बात को? यहाँ पे आप माइनस चाहो तो यहाँ भी लिख सकते हो, कोई खास बात नहीं। ठीक, यहाँ भी माइनस लिखोगे तब भी कोई नंबर काटेगा नहीं। आप चाहो तो यहीं लिखो, चाहो तो मन आए तो वहाँ लिखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इतनी बात समझ में आ गया, ये बात समझ में आ गया, ये कहानी समझ में आ गया। देखो एक चीज़ और ध्यान रखना, ये जो काम करेगा ना अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग ही वेक्टर फॉर्म काम करेगा इस चीज़ का। ये चीज़ मैंने पहले बताई थी, कहाँ काम करेगा? अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग। ऐसा नहीं है कि पता चले एक फोर्स तुमने ऊपर भगा दिया और एक फोर्स तुमने नीचे भगा दिया और लाइन ये है, ठीक है, ये ऐसे काम नहीं करता है। कैसे काम करेगा? अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग, दिशा के अनुदिश, रेखा के अनुदिश। ठीक, ये बात भी तुमको चमक गई, बहुत अच्छी बात, बहुत जल्दी समझ रहे हो चीज़ों को, बहुत बढ़िया। ठीक है, इसको भी नोट कर लो। पर्पज क्या है? तुमसे क्वेश्चन पूछ ले कि इस चीज को बताओ कि न्यूटन का सॉरी माय मिस्टेक, कूलाम का जो नियम है क्या वो न्यूटन के थर्ड नियम को फॉलो करता है? समझ रहे बात को? सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये 2 नंबर का, तो आप क्या लिखोगे? ओके ठीक है, डालोगे वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलाम्स इक्वेशन या वेक्टर फॉर्म्स ऑफ कूलाम रूल। ठीक है, सिंपल तरीके से 2-4 भाषा लिख दो जो कि मैंने तुमको नोट्स में लिखवा रखी हैं, जो कि मिल भी जाएंगी। ये सेगमेंट बनाओ, पॉजिटिव चार्ज दिखाओ, नेगेटिव चार्ज दिखाओ और सिंपल तरीके से उसको वेक्टर की कहानी को समझा दो। यहाँ माइनस लगा दो, यहाँ पॉजिटिव लगा दो, इसको जाकर के प्रूव कर दो, लिख देना इट सिद्धम इट प्रूव्ड। ठीक, समझ गए? चलो अब आओ आगे। अब आगे क्या कुछ खास है नहीं, समझे? अब आगे कुछ खास है नहीं, बस इस लेक्चर को फिर यहीं पर कंप्लीट करते हैं। जो काम की बात थी वो तो लगभग सारी मैंने बता ही दी हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट सेगमेंट आता है हम लोगों के इलेक्ट्रिक फील्ड, उसको अपन अगले लेक्चर से देखते हैं, इस लेक्चर में नहीं कंप्लीट करेंगे, अगले लेक्चर से उसको देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को। बहुत छोटी छोटी 1-2 बातें हैं, जैसे तुमसे पूछ सकता है लिमिटेशंस ऑफ कूलॉम्स रूल, कि लिमिटेशन क्या है कूलॉम्स लॉ की। तो पहली लिमिटेशन की भाई, अगर लिमिटेशन की बात करेगा तो सिर्फ और सिर्फ रेस्ट चार्ज के लिए ही एप्लीकेबल है, समझे? सिर्फ और सिर्फ रेस्ट चार्ज के लिए ही एप्लीकेबल है। ठीक है, रेस्ट चार्ज का मतलब समझ रहे हो? स्थिर आवेश, रुका हुआ आवेश। अगर आवेश चलने लगेगा तो चलते चलते मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, वहां पर कहानी नहीं बनती, वहां फिर दूसरी कहानी बनती है। वो चीजें हम दूसरी करके समझेंगे, समझे? आखिरी में तुमको हम जाकर के एक लॉरेंज फोर्स पढ़ाएंगे, हो सकता है तुमने पढ़ा भी हो 10th में या ना पढ़ा, मुझे ध्यान नहीं है। लॉरेंज फोर्स से बहुत कुछ समझ में आएंगी चीजें, हालांकि क्या है, पढ़ो अभी पढ़ो, बाद में समझ में आएगा। हाँ, क्या बात कर रहे थे कि कूलाम के नियम की सीमाएं। सबसे पहली सीमा भैया रेस्ट चार्ज पे ही लगेगा, और कहीं मूविंग चार्ज पे एप्लीकेबल नहीं है, पॉइंट चार्ज पे ही लगेगा, कोई बॉडी वाले चार्ज पे आप नहीं लगा पाओगे। पॉइंट चार्ज का बेसिकली मीनिंग क्या है, अगले वाले लेक्चर में बहुत बेहतरीन ढंग से समझा देंगे पॉइंट चार्ज क्या है। ठीक है, अगर मैं तीसरे पॉइंट की बात करता हूं तो कोई खास बात नहीं है, बस यही है कि कह सकते हो कि ये यूनिवर्सल लॉ नहीं है, समझे? सार्वत्रिक नियम नहीं है ये। ऐसा नहीं है कि कूलाम जो नियम हर जगह फॉलो होगा, नहीं, ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई हर जगह के की वैल्यू क्या है, डिफरेंट है। पानी में अगर तुम चेक करोगे तो वहां तो कुछ अलग ही आएगा, कहीं और चेक करोगे तो वहां अलग आएगा। इस वजह से क्या कह सकते हो कि यूनिवर्सल लॉ नहीं, सार्वत्रिक नियम नहीं है। ठीक है, तो ये तुम्हारी हो गई सीमाएं कूलाम के नियम की। ठीक है, हो सकता है तुमसे उठपटांग क्वेश्चन पूछ ले कि कूलाम के नियम को तुलना करो आप उसके नियम से, गुरुत्वाकर्षण के नियम से, समझे? तो हम लोग जानते हैं कि भाई गुरुत्वाकर्षण में क्या यूज करते थे, एफ जी लिख लेता हूं यहाँ पे, एफ जी इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। अपन ये बोलते थे, कूलाम्स की बात करते थे तो वहां पे क्या फॉर्मूला होता था, एफ ई इज इक्वल टू, एफ ई का मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, एफ ई के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पे के लगता है, यहाँ जी लगता है। बच्चों ध्यान से सुनो, ये के ये वाला नहीं है, ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है और ये कूलाम्स कांस्टेंट है। मैं लिख देता हूं यहां पर, ये कूलाम्स कांस्टेंट है और ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। कोई दिक्कत? ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, ये भाई सेम नहीं है यार। ये के क्या होता था, अभी बताया था एप्सिलॉन और पूरी कहानी समझाइए। ये वाला के है और ये वाला के डिफरेंट है। ठीक है, इस के की अलग वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁹। इसकी तो अलग अलग वैल्यू है, जो मीडियम लगाओगे उसकी अलग वैल्यू हो जाएगी। एनसीईआरटी उठा के देखो, वहां पे लिखा होगा। ये 6.67 × 10⁻11 जी, क्लास 11 में पढ़े हो। छोटे मोटे क्वेश्चन पूछ सकता है, कह सकता है कि मान लो 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन ये, एक इलेक्ट्रॉन ये। ठीक है, ये एक इलेक्ट्रॉन है और एक इलेक्ट्रॉन ये है। इन दोनों के बीच में कंपैरिजन बताओ कि कितना फोर्स काम करता है, मतलब कितना ग्रेविटेशन फोर्स होगा, कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा। तो बिटवीन द 2 इलेक्ट्रॉन्स की अगर बात मैं करता हूं तो यहां पर होता है Fe
FG इज इक्वल टू 10 की पावर शायद समथिंग 46 या 43 तकरीबन होता है, हाँ 43 होता है, ठीक है, अप्रॉक्स इतना होता है। ऐसे दो प्रोटॉन के बीच में 36 होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बीच में 39 होता है, अल्फा कणों के बीच में अलग होता है। तो ये सब तुम लोग मैथमेटिक्स लगाओ, कोई सिंपल सी बात नहीं है, ठीक। अब इसको यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। काम क्या है तुम्हारा, सीट मैंने नीचे दे रखी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ ले लो, वरना नंबर मेरा ये है, इस नंबर पे मुझे व्हाट्सअप करो, ठीक है। कॉल कर सकते हो, कोई खास बात नहीं, कॉल तभी करो जब काम की बात हो। 7007975546, ठीक है। इस पे कॉल करो, व्हाट्सअप करो, तो आपको हम जोड़ लेंगे। कोई खास पैसा नहीं है, कोई फीस वगैरह नहीं ले रहे हैं किसी भी चीज़ की कि इतना पैसा दो नोट्स मिलेगा, इतना पैसा दो ये मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, नोट्स अभी उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं, उसकी थोड़ी सी दिक्कत है, वो भी मैं बहुत जल्दी समस्या को दूर कर दूंगा, लेकिन पढ़ रहे हो, चीज़ें समझ में आ रही हैं, ठीक है। और बताया करो चीज़ें कि कहाँ दिक्कत हो रही, कहाँ दिक्कत नहीं हो रही, तो उन चीज़ों को मैं सॉल्व कर सकूँ, ठीक है। तो 7007975546 इस नंबर पे मुझे व्हाट्सअप करो, मैं तुमको नोट्स वगैरह जो भी प्रोवाइड करा सकूँगा कराऊँगा। बाकी मिलते हैं कल, ठीक।